हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। इंग्लिश के इस मॉड्यूल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि बस मुझे जो है चीज़ों को किसी भी तरीके से जान लेना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखने से कोई मतलब नहीं है, वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, स्किप कर दें। नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको देख लीजिएगा, जो भी आप क्वेश्चन आंसर आप समझ जाएंगे और आप शायद एग्जाम में करके आ जाएँ। लेकिन मेरा दावा है कि आप क्वेश्चन आंसर जब देखेंगे तो फिर से आपको इसी पे आना पड़ेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उस पर जा करके आइए, चाहे तो अभी से सीख लीजिए। अगर आपको चीज़ों को डिटेल में सीखना है, कैसे क्या होता है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस को। तो बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस मतलब होता है दोस्तों किसी भी छोटे छोटे चीज़ों को मिला करके और बड़ी चीज़ का निर्माण करना। जैसे आपने अगर बायो या फिर ऐसा कुछ पढ़ा होगा तो आप देखते होंगे वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या कि छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, कोई अन्य प्रोटीन बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आपने अगर आप कह सकते हैं कि कई सारे धागों को मिला करके एक कपड़ा बनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस क्लॉथ इज सिंथेसिस ऑफ थ्रेड्स। मतलब ये जो आपका कपड़ा है वो क्या है, थ्रेड्स की सिंथेसिस है। सिंथेटिक फाइबर आप कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइबर्स का, धागों का यूज़ करके उसमें क्या किया जाता है, सिंथेसिस करके उसको कंबाइन करके पूरा कपड़ा बनाया जाता है, सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? चलो, तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें सिंथेसिस का मतलब एटलीस्ट समझ में आ गया होगा। अब हम सेंटेंस की सिंथेसिस पढ़ेंगे, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस को मिला करके बड़े सेंटेंस का निर्माण करना सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलिए, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलिए। तो वहाँ पे इन सारे रूल्स को यूज़ करके हम चीज़ों को करते हैं। आइए चलिए सबसे पहले बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो इसमें कई सारे आपके रूल हैं, कई सारे रेगुलेशंस हैं, सबको हम जल्दी जल्दी बात करेंगे। देखिए हम बहुत सारी चीज़ों को हम आपको बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये है तो पूरा मतलब पूरा सागर, ठीक है, बट हम चीज़ों को इतना आपको बता दे रहे हैं कि जितने से आपको एक रफली आइडिया लग जाए और आप चीज़ों को कर पाएँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा खुद का अपना जो है ये कह सकता है मेरी बुक है, और इसकी मैंने आपको यहाँ पे फ़ोटो खींच करके लगा दिया है। इसका हो सकता है कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँ, PDF भी प्रोवाइड करा दूँ, वैसे देखेंगे। चलिए, तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका सिंथेसिस, तो सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं आपको मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें एक मेन वर्ब होता, एक मेन क्लॉज होता है, और मेन क्लॉज अगर होगा तो एक फाइनाइट वर्ब भी होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलिए ये सब आप पिछले वीडियो में देख करके आइए तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं भाई कि कैसे हम जो है सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, या फिर सिंपल सेंटेंसेस की सिंथेसिस कैसे होती है। तो इसमें कई सारे रूल्स हैं, ठीक है। जैसे यूजिंग पार्टिसिपल हो गया, फिर यूजिंग नाउन ऐसे कुछ हो गया, नाउन प्रीपोजिशन, ऐसे कुछ कर करके कई सारे इसमें रूल्स हैं। तो हम चलिए एक एक रूल्स को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है यूजिंग पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें सामान्यतः ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाता है दोस्तों जिसमें जो है क्या हो, एक ही कर्ता के बारे में कई सारी चीज़ें कही जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ही इज़ वेरी वीक और ही कैन नॉट गो अलोन। मतलब वो इतना वीक है कि वो अकेले नहीं जा सकता है, ठीक है। वो इतना वीक है वो अकेले नहीं जा सकता। ये दो अलग वाक्य हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में इसको कहा जा रहा है दोनों को, ठीक। तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे ऐसे वाक्यों को जब जोड़ना होता है तो हम बीइंग लगा देते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बीइंग वेरी वीक ही कैन नॉट गो अलोन, ठीक है। जब एक ही व्यक्ति के दो दशाओं के बारे में बात किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट सेम हो, उसके बारे में दो अलग अलग बातें कही जाएँ, प्रेडिकेट्स अलग अलग हों, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे बीइंग लगा करके जोड़ देंगे। क्लियर है? चलो, तो ऐसा आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि इट वाज संडे द मार्केट वाज क्लोज्ड, यानी कि बीइंग संडे द मार्केट वाज क्लोज्ड, ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? पहला रूल आपने क्या देखा कि जब दो मतलब अलग अलग वाक्य या फिर दो अलग अलग बातें एक ही चीज़, एक ही व्यक्ति के बारे में या फिर एक ही वस्तु के बारे में की जाए। दूसरा क्या है, कुछ ऐसा है कि जिसमें सडन एक्शन हो रहा हो, मतलब अचानक से कुछ चीज़ें बदल रही हो या फिर चेंज हो रही हो, ठीक है। अचानक से कोई चीज़ें हो जाए, जैसे ही सॉ अ लायन, मतलब उसने जो है लायन देखा। अब जब लायन देखेगा तो क्या होगा, शेर देखेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, आपके सामने शेर आ जाए अभी क्या होगा, हड्डी पसली आपका सारा मतलब हक्का बक्का तो गुल हो जाएगा ना। तो ऐसा ही कुछ, तो क्या बोला, ही फ्लीड अवे, मतलब वो जो है तुरंत रफू चक्कर हो गया, उड़न छू हो गया, ठीक। तो
इसको जब जोड़ना होगा तो हम क्या करते हैं, जो इसमें आपका जो भी क्रिया होती है उसको हम क्या कर देते हैं, उसका पार्टिसिपल फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है, यानी कि आईएनजी फॉर्म में बदल देते हैं। तो क्या बोला हमने कि सीइंग अ लायन ही फ्लीड अवे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ही वॉज लेट ही रैन टू द स्टेशन। तो इट बीइंग लेट ही रैन टू स्टेशन, या फिर बीइंग लेट ही रैन टू स्टेशन, क्या इसका सही होगा? तो आपको कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये सही होगा इसको कहना कि बीइंग लेट ही रैन टू स्टेशन, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 3 है जैसे, ठीक है, कि जब एक्शन जो है वो अचानक से ना हो रहा हो, धीरे धीरे हो रहा हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आई टुक माई लंच आई वेंट टू ऑफिस, मतलब धीरे मैंने खाना खाया और धीरे मतलब कहाँ चला गया, धीरे धीरे कहा जाए, या फिर मैं ऑफिस चला गया। ये सडन एक्शन नहीं है, आराम आराम से खाना खाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, ठीक है। तो इसको जब कनेक्ट करना होगा तो हम क्या कर देते हैं, हैविंग लगा देते हैं और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, ठीक। जैसे हैविंग टेकन माई लंच आई वेंट टू ऑफिस। क्लियर। चलिए और भी आप कह सकते हैं कि ही रोट ए लेटर ही पोस्टेड इट। अगर मैं कहा कि ही रोट लेटर, ठीक है, उसने पत्र लिखा है, अ लेटर, और लेटर है ये, ठीक है, और मैंने दूसरा वाक्य में क्या बोला कि ही पोस्टेड इट, ठीक है। अब इसको हमें जोड़ना हुआ तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट, ठीक है, हैविंग रिटन, ठीक है, WRITTEN स्पेलिंग होता है, हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। क्लियर। चलो समझ में आ गया होगा। कब, जब स्लो एक्शन हो रहा हो या फिर एक्शन में कोई फास्टनेस ना हो, स्लो एक्शन ना कहा जाए, जब कोई फास्टनेस ना हो। अगर फास्टनेस हो तो क्या कहेंगे, पार्टिसिपल फॉर्म में बदल देंगे, आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। नहीं अगर तो क्या करेंगे, उसमें आईएनजी में तो बदलेंगे लेकिन उससे पहले उसके बाद जो है क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चीज़ हमारा जो है, जब कंजक्शन के साथ, मतलब कंजक्शन का यूज़ करके चीज़ों को जोड़ना। कंजक्शन के रूप में हम एंड का बेसिकली यूज़ करते हैं। ऐसा कब होता है, जब जो करता है वो अलग अलग हो, मतलब सब्जेक्ट अलग अलग हो, बट प्रेडिकेट सेम हो, मतलब एक ही बात जो है दो अलग अलग लोगों के लिए कही जा रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हरीश प्लेड क्रिकेट, मतलब हरीश जो है क्या करता है, क्रिकेट खेलता है, खेला या फिर खेला। हरीश प्लेड क्रिकेट, रमेश प्लेड क्रिकेट, रमेश भी क्रिकेट खेला, हरीश भी क्रिकेट खेला, ठीक है। तो अब इस दोनों को जब कंबाइन करना हो तो क्या कह सकते हैं, हरीश एंड रमेश प्लेड क्रिकेट। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है राम कैन राइट, राम कैन रीड, ठीक है, राम कैन राइट, राम कैन रीड, ठीक है। तो इसको भी हम देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट अलग है लेकिन सब्जेक्ट समान है, तो इसको भी हम चाहें तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, राम कैन रीड एंड राइट, या फिर राम कैन राइट एंड रीड, ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्लियर है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और आगे देखते हैं। ये मैं आपको बेसिकली जो है आपको सेंटेंसेस दे करके, आपको एग्जांपल्स दे करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नियमावली को हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एग्जेक्टिव। नॉमिनेटिव एग्जेक्टिव का यूज़ हम कब करते हैं, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, तब करते हैं जब कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का कारण हो या फिर ऐसा कुछ हो, ठीक है। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पुलिस अराइव, द थीफ फ्लीड अवे, मतलब पुलिस आई और चोर, जितने भी चोर थे वो भाग गए। द थीव्स फ्लीड अवे, मतलब चोर जितने भी थे वो भाग गए, पुलिस के आने पे चोर भाग गए। तो ये लगता है कि भाई पुलिस आई तब तो भागे, यानी कि पहले कार्य का रिजल्ट है ना दूसरा वाला, भाई पुलिस आई तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, चोर भाग गए। तो इसको जब हमको कंबाइन करना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, हम कहेंगे द पुलिस हैविंग अराइव द थीव्स फ्लीड अवे। क्लियर। द पुलिस हैविंग अराइव द थीव्स फ्लीड अवे। ऐसे हम कुछ और कह सकते हैं, जैसे मैं कहा आगे कि द सन रोज मतलब सूरज उगा, द फॉग डिसअपियर्ड, द फॉग डिसअपियर्ड, मतलब सूरज उगा और जो फॉग थे, जो आपके कुहासे थे, वो क्या हुए, डिसअपियर हो गए, ख़त्म हो गए, लुप्त हो गए, ठीक है। तो इसको हमें कंबाइन करना होगा तो हम क्या कहेंगे, द सन हैविंग रिजन या फिर राइजन, ठीक है। क्या कहेंगे, द सन हैविंग, ठीक है, हैविंग राइजन, RISEN, द फॉग डिसअपियर्ड। इसको जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे उतार दूंगा। क्लियर। द सन हैविंग राइजन द फॉग डिसअपियर्ड। क्लियर। तो आप इसको ऐसे आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा और कुछ। कभी कभार हम नाउन और क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे जब, इसको हम कब करते हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कब करते हैं। तब करते हैं जब कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का क्या हो, डिटेलिंग हो, उसका डिस्क्रिप्शन हो, उसके बारे में
और खोल करके चीज़ों को कही जाए। जैसे मैं कहूँ कि आई लव हर, सी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन टाउन, या फिर ऐसा कुछ कहूँ भाई। या फिर यहाँ पे आप देख भी सकते, लिख भी रखा है कि आई लाइक साक्षी, साक्षी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। भाई मैं साक्षी को प्यार करता हूँ, तो साक्षी, हालांकि ये मत समझिएगा कोई साक्षी है भी वास्तविक में, ठीक है, ये मत समझिएगा कि कोई वास्तविक में साक्षी है, बट फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ तो लिखना था ना। तो साक्षी नाम के तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँगा, या फिर हो सकता है, खैर जानता क्यों नहीं हूँ। चलिए, लिखा हुआ आई लाइक साक्षी, साक्षी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। ठीक है भाई, मैं साक्षी से प्यार करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि वो तो मोस्ट ब्यूटीफुल होनी चाहिए। सबको ऐसा लगता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या फिर मैं जिसको पसंद करता हूँ, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है, लव नहीं लिखा हुआ है, मतलब मैं जिसको पसंद करता हूँ सबको लगता है कि वो सबसे सुंदर होती है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, आई लाइक साक्षी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द टाउन। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कैसे कंबाइन किया जाता है, केवल और केवल कामा लगा करके और चीज़ों को लिख दिया जाता है। ठीक है, आई वेंट टू लंदन, लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, आई वेंट लंदन द कैपिटल ऑफ ब्रिटेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ई वाला पॉइंट आपका क्या लिखा हुआ है कि बाई यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड। प्रीपोजिशन का यूज़ करके किसी नाउन या फिर जेरेंड के साथ हम कैसे चीज़ों करते हैं। इसमें बेसिकली हम तभी करते हैं जब एक घटना दूसरे घटना की क्या हो, कहीं ना कहीं रीज़न होती है। ठीक है, जैसे ही वॉज रेस्टिकेटेड, मतलब उसको स्कूल से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया। क्यों? ही हैड ब्रोकन द स्कूल विंडो, मतलब उसने जो है स्कूल के विंडो को तोड़ दिया था। तो ही वॉज रेस्टिकेटेड फ्रॉम ब्रेकिंग द स्कूल विंडो, मतलब उसे जो है स्कूल के क्या तोड़ने के कारण, विंडो तोड़ने के कारण क्या कर दिया गया, रेस्टिकेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। क्लियर? ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही स्टक 7, मतलब 7 बजे तक वो अपना कार्य करता रहा या फिर 7 बजे तक उसमें उलझा रहा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको जब कंबाइन करेंगे तो ही कंप्लीटेड हिज वर्क अप टू 7 o'clock, मतलब 7 बजे तक उसमें जो है वो लगा रहा, अप टू मतलब लगा रहा। क्लियर? तो ये सब क्या है, अप टू हो गया, ठीक है, ये सब फॉर हो गया, ये सब जेरेंड है। ठीक, क्या होते हैं जेरेंड, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए खैर, नेक्स्ट है कि जब हम इन्फिनिटीज़ का यूज़ करके, इन्फिनिटिव्स का भी यूज़ करके हम चीज़ों को जो है क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इन्फिनिटिव्स का यूज़ करके हम कैसे जोड़ते हैं भाई? सबसे पहले इन्फिनिटिव्स का यूज़ कब करते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ही हम समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई विल गो देयर, आई विल सेटल द मैटर, मतलब मैं वहाँ जाऊँगा और मैं जो है जितने भी मतलब मामले हो रहे हैं उसको मैं सेटल कर दूँगा। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का यूज़ कब करते हैं? सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे वो लगता है, दोनों वाक्यों को देख करके, वाक्यांशों को देख करके क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है? तो दोस्तों इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि पहला जो है वो दूसरे का कारण या फिर कुछ ऐसा संबंध तो इसमें है। भाई मैं जाऊंगा तो उसका कारण क्या होगा कि भाई मैं मैटर को सेटल कर दूंगा, मतलब मैं मैटर को सेटल करने ही जाऊंगा। लेकिन अभी आप कहेंगे कि भाई इसका तो मैंने अभी ऊपर देखा था किसमें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमने पढ़ा होगा अभी, ठीक है, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट अभी जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ तो इसमें भी तो ऐसा ही था कि भाई कारण का संबंध था। लेकिन यहाँ पे जो कारण का संबंध था, देखिए द पुलिस अराइव्ड, द थीफ फ्लीड अवे। ठीक है, यानी कि पुलिस आ रही है लेकिन थीफ्स भाग रहे हैं, यानी कि जो आपका कर्ता है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो दोनों में चेंज्ड है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। बट इसमें क्या है आपके में, जो आपका ये जो यूजिंग इन्फिनिटिव जो हम करेंगे उसमें दोनों जगह सब्जेक्ट समान होगा। जैसे आई विल गो देयर, आई विल सेटल द मैटर, मतलब मैं जाऊंगा और मैं ही करूंगा, मतलब मैटर को मैं ही सॉल्व करूंगा, सेटल करूंगा, सुलझा दूंगा। ठीक है, तो दोनों में क्या है, आई ही सब्जेक्ट है। इसका मतलब इसका तब हम यूज़ करते हैं जब दोनों का सब्जेक्ट सेम हो। जैसे ही केम देयर, ही साइंड द एग्रीमेंट। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो सिंपल सा बात है, आई विल गो देयर टू सेटल द एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब इन्फिनिटिव्स का, टू इन्फिनिटिव्स का यूज़ कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद आपने क्या किया, ही केम देयर, ही साइंड द एग्रीमेंट, यानी कि ही केम देयर टू साइन द एग्रीमेंट, टू का यूज़ करके हमने इसको जोड़ दिया। ठीक, कारण तो है बट कारण क्या है, दोनों में क्या है, याद रखिएगा, कारण दोनों में है, इसमें भी और एब्सोल्यूट नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी। बट दोनों में अंतर क्या है कि उसमें जो कर्ता अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। चोर आया, थीव्स भागा, ठीक है, थीव्स भागे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है याद रखिएगा,
कर्ता दोनों में समान है, मैं ही आया और मैं ही मैटर को सुलझाऊंगा, कोई और नहीं सुलझा सकता है भाई, ठीक है। तो मैं ही मैटर सुलझाने आऊँगा, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बाय यूजिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब, ठीक है, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब्स का यूज़ करके, ठीक। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि दो वाक्य में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब दो वाक्य में इस तरह होते हैं कि एक कार्य होने का कारण है और दूसरा वाक्य होता है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ों को एनफ का प्रयोग करके जोड़ देते हैं। जैसे ही इज़ इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व द पजल, ठीक है, मतलब ऐसा तो हमेशा आपके एग्जामिनेशन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व द पजल, तो इसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते भी हैं कि ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व द पजल, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि भाई क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। आई हैव टाइम, आई कैन गो हॉस्पिटल, आई हैव एनफ टाइम टू गो टू हॉस्पिटल, मतलब मेरे पास इतना पर्याप्त समय है कि मैं हॉस्पिटल जा सकूँ, क्लियर। ही इज़ रिच, ठीक है, ही कैन बाई दिस होटल, यानी कि ही इज़ रिच एनफ टू बाई दिस होटल, मतलब ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। सब में आप ऐसा कुछ देख रहे हैं क्या कि देखिएगा, एक जो है कारण है मतलब वो इंटेलिजेंट है, ये एक कारण है, और दूसरा जो है क्या है, एक वाक्य है, ठीक। इंटेलिजेंट है, एक कारण है, ठीक है, और इंटेलिजेंट होने के कारण वो क्या कर सकता है, वाक्य को, जो भी वाक्य दिया हुआ उस चीज़ को परफॉर्म कर सकता है। मतलब वाक्य क्या दिया हुआ है कि भाई वो इस सॉल्व कर सकता है, इस मैथमेटिकल पजल को या फिर इस पजल को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, क्यों सॉल्व कर सकता है, क्योंकि भाई वो इनफ, इतना इंटेलिजेंट वो है कि वो सॉल्व कर सकता है, ठीक। तो ऐसा जब कुछ रिलेशन हो तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, एनफ का, क्लियर। वो क्या कर सकता है, होटल खरीद सकता है, क्यों खरीद सकता है भाई, क्या कारण है, क्योंकि वो इतना रिच है कि वो खरीद सकता है, क्लियर। तो एक कारण, पहला कारण हो और दूसरा वाक्य हो उसके बारे में, क्लियर है, समझ गए। चलो टू का यूज़ करके भी, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, हमेशा आता है, टू का यूज़ सभी जानते हैं। ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, तो ही इज़ टू वीक टू वॉक हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ वेरी पुअर, ही कैन नॉट ही कैन नॉट पे हिज फीस, मतलब वो इतना गरीब है कि अपना फीस नहीं भर सकता है। तो ही इज़ टू वीक टू पे द फीस या फिर टू पे हिज फीस, मतलब वो अपने फीस जमा करने के लिए बहुत गरीब है, ऐसा कुछ, क्लियर।